हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। अब आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का जो एग्जाम है केवल 1 महीने दूर है और आपको पता है प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर एनसीईआरटीज जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज पूछी जाती हैं अगर आप पीवाईक्यूज को देखो तो, और ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये सीधे आपकी एनसीईआरटी से पिक्ड होती हैं। तो इस सेशन के अंदर आज हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे जो आपकी एनसीईआरटीज क्लास 6 की अवर पास्ट 1 एंड क्लास 12 की थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 से ली गई है, जहां पे आपका एंशिएंट हिस्ट्री कवर होता है। सो वी विल बिगिन द सेशन, बट उससे पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है डू लाइक इट, सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। On that note, let's begin. So, the first term in front of us is shamans. शमन को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहां पे ये सील देखिए। आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों को इस सील के बारे में पता होगा। सो मोहनजोदारो से ये जो पशुपति सील रिकवर हुई है हड़प्पन सिविलाइजेशन को बिलोंग करती है, और यहाँ पे आप योगिक पोजिशन के अंदर ये जो ह्यूमन फिगर देख रहे हैं, कई लोग इसे प्रोटो शिवा कहते हैं, यानी कि शिव जी का अर्लियर वर्जन। लेकिन देयर आर डिफरेंसेस। अदर पीपल से नो, ही इज नॉट शिवा, क्योंकि इवन ऋग्वेदिक पीरियड तक रुद्र जो है उनको पशुपति के रूप में नहीं देखा जाता था। सो रुद्र इज डिफरेंट फ्रॉम शिवा, एंड ये जो इंसान यहाँ पे योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है, ही इज नॉट सम प्रोटो शिवा बट रेदर ही इज अ शमन। अब शमन क्या होता है? शमन आर मेन एंड वुमेन हु क्लेम मैजिकल एंड हीलिंग पावर्स एंड एज वेल एज एन एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द अदर वर्ल्ड। यानी ये वो औरत या आदमी हैं जो कहते हैं कि हमारे पास मैजिकल पावर्स हैं, हमारे पास हीलिंग पावर्स हैं, हम आपको क्योर कर सकते हैं और हम जो अदर वर्ल्ड है उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? चलो शमन तो ठीक है, आपको यहाँ पे इसे सरमनाज या समनाज जो है उनसे कंफ्यूज नहीं करना है, ये बिल्कुल अलग शब्द हैं। सरमन या समन शब्द जो है इट बेसिकली वॉज यूज फॉर रिनाउंसर्स, जो लोग अपना घर वगैरह सब कुछ त्याग करके जो आत्मा परमात्मा का डिबेट है ना, इसके अंदर सोचते थे, समझते थे। तो बेसिकली सरमन शब्द या समन शब्द जो है इट वाज यूज्ड फॉर रिनाउंसर्स, जो एसेटिक्स होते थे, फिलोसोफर्स होते थे, जो वेदों की सुप्रीम अथॉरिटी में विश्वास नहीं करते थे। एंड ये आपके जो हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स हैं, जो आपकी नास्तिक स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी है, उससे बिलोंग करते थे। तो शमन और समन अलग अलग है, डू नॉट कंफ्यूज इट। सेकेंडली, जना शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जना या विश जो है इट वॉज यूज टू मीन पीपल। जनपद मतलब टेरिटोरियल स्टेट एंड महाजनपद मतलब लार्ज टेरिटोरियल स्टेट। अब ये जो महाजनपद थे, हम 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम इनकी पॉलिटी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द जो महाजनपद है वहां पे मोनार्की थी, राइट? सिंगल इंडिविजुअल का पावर होता था। बट देयर वर सर्टेन स्टेट्स लाइक वाजीज, है ना, जो ओलिगार्किक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते थे। यानी यहां पे एक सिंगल इंडिविजुअल का रूल नहीं होगा। हियर इन अ ग्रुप ऑफ मेन विल बी रूलिंग एंड ईच इंडिविजुअल विल बी कॉल्ड एज राजा। ये जो गणास और संघास है, यहाँ पे जो डिसीजंस लिए जाते थे वो मेजॉरिटी के बेसिस पे लिए जाते थे। अगर कंसेंसस है तो वेल एंड गुड, कंसेंसस नहीं है तो फिर वोटिंग होती थी। आपको बता दें कि बुद्ध और महावीर जो हैं वो ऐसे ही गणा संघास से बिलोंग करते थे। महावीर जो हैं वो लिच्छवी गणा संघास से, एंड आपके बुद्ध जो हैं वो शाक्य रिपब्लिक से बिलोंग करते थे। एक और चीज, ये जो गणाज और संघास है, हमें ऐसा लगता है डेमोक्रेटिक स्पिरिट जो इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। यस, श्योरली रिफ्लेक्ट करते हैं, दो नॉट इन टर्म्स ऑफ द मॉडर्न सेंस, बट एट द सेम टाइम आपको ध्यान रखना है कि ये जो गणा संघास हैं इनके अंदर जो स्लेव्स होते थे, जो लेबर्स होते थे, जो वुमेन होती थी, उनको एंट्री नहीं अलाउड थी। ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, धम्म के बारे में बात करते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध ने जिस धम्म को प्रोपोगेट किया, ये धम्म जो है इसका लेना देना किसी सेक्रेट चीज से या किसी आइडॉल वर्शिप से नहीं था। यहां पे धम्म का मतलब क्या है? राइटियसनेस, है ना, सही रास्ता क्या है। और आपको पता है अशोका जो है उन्होंने धम्म की पॉलिसी को प्रोपोगेट करने के लिए कुछ स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था, जिनको हम कहते थे धम्म महामात्रा। नेक्स्ट टर्म इज गहपति।
जब हम सेकेंड अर्बनाइजेशन को पढ़ते हैं तो हमें एक टर्म देखने को मिलता है गृहपति या गृहपति। तो पाली भाषा, प्राकृत भाषा में गृहपति और संस्कृत में गृहपति। अब गृहपति जो है इसका मतलब क्या हुआ? मास्टर और हेड ऑफ द हाउस होल्ड। क्योंकि ये हाउस होल्ड का मास्टर या हेड है तो बहुत ही क्लियर है कि ही वॉज हैविंग कंट्रोल ओवर द वुमेन, द चिल्ड्रन, द स्लेव एंड द वर्कर्स। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ही वॉज ऑल्सो द ओनर ऑफ द रिसोर्सेज दैट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर हाउस होल्ड। जैसे कि आपके लैंड है, एनिमल्स हैं या कोई और चीज है। बट गृहपति शब्द या गृहपति शब्द जो है वो आपकी जो लैंड ओनिंग क्लास है उसके लिए भी यूज होता था। सो जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं या स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं उनके लिए भी ये टर्म यूज होता था। ठीक है, सो जो लैंड ओनिंग क्लास है उसके लिए भी गृहपति शब्द यूज होता था। और इनफैक्ट जो आपके वेल्दी मर्चेंट्स हैं उनके लिए भी गृहपति शब्द जो है इसका इस्तेमाल होता था। आगे जाएंगे, यहां पे एक और टर्म आपको दिख रहा होगा, कामकाज। कर्मकार या कामकार जो है इसका मतलब होता था लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स। सो जहां पे गृहपति या गृहपति शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे थे आपके सेकेंड अर्बनाइजेशन के साथ साथ में लैंड ओनिंग क्लास के लिए, चाहे वो लार्ज लैंड ओनर्स हो या स्मॉल लैंड ओनर्स हो, वहीं पे आपका जो कर्मकार शब्द है या कामकार शब्द है इट वाज यूज्ड फॉर लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स। जो लोगों के पास में जमीन नहीं थी खुद की अपनी और जो लोग दूसरों की जमीन पे काम करते थे एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड एक्टिविटीज के अंदर, राइट। सो चाहे बीज बोना हो गया, प्लोइंग हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, वीडिंग हो गया, इन सब के अंदर दूसरों के खेतों पे। द नेक्स्ट टर्म इज तमिलकम। अगर हम तमिलकम की बात करें तो तमिलकम जो है इसके अंदर आपको तमिलनाडु के साथ साथ में आंध्र प्रदेश और केरला के कुछ पार्ट्स जो हैं वो भी इंक्लूडेड मिलेंगे। अब ये जो तमिलकम है इसके अंदर हमें पता है संगम पीरियड में यानी कि 300 BCE से लेके 300 CE वाला ये जो 600 ईयर्स है, यहाँ पे 3 चीफडम्स थे। एक आपका चोलास, दूसरा आपका चेरास एंड तीसरा आपका पांड्यास। तो चेरास, चोलास और पांड्यास के जो चीफ थे उनके लिए शब्द यूज होता है मूवेंदर। तो मूवेंदर वर दी चीफ्स ऑफ दिस 3 संगम किंगडम्स। इसके बाद संगम क्या है? पोएटिक असेंबलीज हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और आपको पता है कि जो पांड्यास ऑफ मदुरई हैं उनके पैट्रोनेज में 3 संगम असेंबलीज ऑर्गेनाइज की गई थी। और संगम पीरियड के बारे में हमारी जो इंफॉर्मेशन आती है वो यहाँ पे जो लिटरेचर कंपोज की गई थी उससे आती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म्स रिलेटेड टू द संगम पीरियड, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड डिफरेंट क्लासेस। तो जो लैंड ओनिंग क्लास है ना, जो लार्ज लैंड ओनर्स है उनको कहते थे वेलालास या वेलालार। जो कल्टीवेटर क्लास है, प्लोमेन है, उनको क्या कहते थे? उजावर। जो आपके लैंडलेस लेबर हैं उनको संगम पीरियड में कड़ाई सियार कहते थे। और जो स्लेव्स हैं उनके लिए टर्म होता था अडीमाई। तो आपको इनको याद रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म, इट इज प्रशस्ति। प्रशस्ति मीन्स इन प्रेज ऑफ। आपको पता होगा अलाहाबाद प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त से जुड़ी हुई है और उनके जो कोर्ट पोएट थे हरिसेन उन्होंने कंपोज की थी। ऐसे ही आप देखोगे आईहोल प्रशस्ति भी है जो पुलकेशिन सेकंड के कोर्ट पोएट रवि कीर्ति जो है उन्होंने कंपोज की थी। नेक्स्ट टर्म इज अग्रहारा। So Agrahara was the land granted to a Brahmin who was usually exempted from paying land revenue and other dues to the king and was often given the right to collect the dues from the local people. So Agrahara क्या है? वो लैंड जो किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता था और वहां से यूजुअली आमतौर पे जो ब्राह्मण होता था उसे किसी प्रकार का कोई लैंड रेवेन्यू राजा को नहीं देना होता था और वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जेम्पशंस मिलते थे। आप यहाँ पे स्क्रीन पे इनको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ में क्योंकि ब्राह्मण को ये लैंड डोनेट किया गया है तो ब्राह्मण को ये राइट दिया जाता था, उसका ये प्रिविलेज होता था कि उस एरिया से वो लोगों से ड्यूज एंड टैक्सेस कलेक्ट करें और जिसपे उसका एक्सक्लूसिव राइट होता था। स्टेट इसमें शेयर डिमांड नहीं करता था। इनफैक्ट अगर आप देखें तो स्टेट के जो सोल्जर्स और पुलिसमैन हैं वो इन एरियाज के अंदर एंटर तक नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट टर्म इज गिल्ड्स और श्रेणीज। सो गिल्ड या श्रेणी ये हमको सेकेंड अर्बनाइजेशन के पीरियड से देखना, हम इनको शुरू करते हैं। सेकेंड अर्बनाइजेशन है ना, आपका जो बुद्धा एज है। और गिल्ड या श्रेणी जो है ये बेसिकली एसोसिएशन होते थे जो आर्टिजन क्लास हैं, जो क्राफ्ट्समैन हैं या जो मर्चेंट्स हैं उनके। अगर हम जो क्राफ्ट पर्संस की श्रेणीज या एसोसिएशन है
या गिल्ड से उनकी बात करें तो आपको देखना होगा कि दे यूज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द क्राफ्ट पर्सन, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सो अगर नए मेंबर्स हैं, है ना, जो इस क्राफ्ट में नए नए एंटर हुए हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है तो कौन देगा? श्रेणी के जो मेंबर्स होंगे वो देंगे। रॉ मटेरियल प्रोक्योर पूरी गिल्ड के लिए एक साथ में किया जाता था। क्या आइटम बनाना है, उसको किस प्राइस पे बेचना है, सारा डिसीजन जो है वो गिल्ड लेती थी। इनफैक्ट ये जो क्राफ्ट्स पर्सन गिल्ड्स के मेंबर्स होते थे, इनकी जो पर्सनल लाइफ है, जैसे मैरिज वगैरह या इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, उसका जो रिजोल्यूशन है वो भी ये श्रेणी या गिल्ड के लोग जो है वो करते थे। और श्रेणी का जो हेड है वो कौन होता था? श्रेष्ठीज। ठीक है, श्रेष्ठी। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो श्रेणीज हैं ये बैंक्स की तरह भी काम करती थी, ऐसे ही मर्चेंट्स के गिल्ड्स भी होते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो ये है, तमिल भाषा के अंदर मस्तुवन, प्राकृत भाषा के अंदर सेठीज एंड सातवास, एंड संस्कृत के अंदर सार्थवाह। ये यूज होता था आपके रिच मर्चेंट्स के लिए, रिच मर्चेंट्स के लिए। पत्ती वेदिक शब्द जो है ये यूज होता था रिपोर्टर्स के लिए। नेक्स्ट टर्म है ग्राम भोजक। तो गुप्ता पीरियड के अंदर आप देखेंगे कि जो विलेज हेडमैन है उसे ग्राम भोजक कहते थे। इसकी पोजीशन हेरिडिटरी होती थी, वंशानुगत। इसके पास लार्ज लैंड जो है उसका पोजीशन होता था, और आप देखेंगे कि ये स्टेट के बिहाफ पे टैक्सेस को कलेक्ट करना और जो पेटी डिस्प्यूट से उनको सॉल्व करके जुडिशियल ड्यूटीज एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए एज अ पुलिसमैन भी काम करता था। आगे हम जाएंगे, कुछ और टर्म्स हैं गुप्ता पीरियड में। आप देखोगे कि जो चीफ जुडिशियल ऑफिसर है उसे कहते थे महादंड नायक। जो आपका मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, डिफेंस मिनिस्टर होता था, उसको कहते थे संधि विग्रहिका। आपका जो नगर श्रेष्ठी है, ही वॉज द चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी। सार्थवाह वॉज द लीडर ऑफ द मर्चेंट कैरावंस। प्रथम कुली का चीफ क्राफ्ट्समैन होता था, और स्क्राइब जो है उसके लिए शब्द यूज होता था कायस्थ। एंड आपको बता दें, आपके जो श्रेष्ठीज हैं, आपके जो सार्थवा हैं, प्रथम कुलिका हैं, कायस्थ हैं, ये आपके नगरों के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, नगर काउंसिल जो है, उसके अंदर हिस्सा लेते थे। द नेक्स्ट टर्म इज मलेच्छाज। मलेच्छा शब्द या यवन शब्द जो है ये आउटसाइडर्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए यूज होता था संस्कृत लिटरेचर में। वाणिक शब्द जो बनिया शब्द है ना, ये मर्चेंट्स के लिए यूज होता था। हम आगे जाएंगे, यहां पे एक शब्द है चंडाल। चंडाल जो है इट वॉज यूज फॉर द अनटचेबल्स, जिनको अछूत माना जाता था। और आपको पता है फाहियान एंड हुएन सेंग दोनों ही इन चंडाल्स की कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म है सूताज। सूताज वर बेसिकली चैरियोटियर बार्ड्स। तो ये चैरियोटियर का काम भी करते थे, और आप देखेंगे कि ये युद्ध में राजा के साथ जाते थे, और बाद में युद्ध के अंदर जो इवेंट्स हैं उनको लेकर के, और अपना जो राजा होता था उनकी जो वीरता है उस है ना, उसकी जो ग्लोरी है, उसमें पोएम्स कंपोज करते थे। तो चैरियोटियर बार्ड्स, इनको सूताज कहते थे। यहां पे आपको एक शब्द देखने को मिल रहा होगा कुटाग्रशाला। कुटाग्रशाला बेसिकली हट्स होती थी, और यहाँ पे जो फिलोसोफर्स होते थे, है ना, जो वेदों से थोड़े खुश नहीं थे, है ना, और आत्मा परमात्मा को लेकर के डिबेट करते थे, या फिर कोई सुप्रीम रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी है भी या नहीं है। सो ऐसे लोगों के लिए ये एक जगह थी फॉर डिबेट एंड डिस्कशन इन दी फॉरेस्ट। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये आपके षड दर्शन, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी है, जिनको हम आस्तिक स्कूल्स भी कहते हैं, क्योंकि दे बिलीव इन द ऑथोरिटी ऑफ द वेदास। आप यहां पे देखिए आजीविका सेक्ट। तो आजीविका भी वन ऑफ द हेट्रोडॉक्स सेक्ट है, नास्तिक स्कूल है, और आजीविकास जो है ये भाग्यवाद में विश्वास करते हैं, है ना, दे आर फैटलिस्ट। ये कहते हैं सब कुछ प्री डिटरमिन्ड है। आजीविका स्कूल से जुड़े हुए हैं गोशाला। दूसरी एक और हेट्रोडॉक्स स्कूल है लोकायता। ये स्कूल मटेरियलिस्टिक स्कूल है, इसको साइंटिफिक स्कूल भी कहते हैं इंडियन फिलोसॉफी की, और लोकायता से चारवाक जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि अजीत केस कामलिन भी इससे जुड़े हुए हैं। इस स्कूल का कहना है जो आपके सामने प्रत्यक्ष है केवल वो सच है। वॉट इज एविडेंट, वॉट यू कैन फील थ्रू योर सेंसेस, ओनली दैट इज ट्रू।
तो ये साइंटिफिक स्कूल है, एम्पेरिकल एविडेंस में बिलीव करती है। तीर्थंकर शब्द जैनिज्म से जुड़ा हुआ है, एंड तीर्थंकर का मतलब होता है, हम कहते हैं जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हैं, 24वें महावीर हैं। Those who guide men and women across the river of existence. तो आपको जो सांसारिक चक्र है ना, जो जीवनमय संसार है, इसको पार करके मोक्ष प्राप्त करने में जो हेल्प करते हैं। हेजियोग्राफी, हेजियोग्राफी मतलब होता है बायोग्राफी ऑफ अ सेंट और अ रिलीजियस लीडर। तो बेसिकली जब हम कहते हैं कि अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखा, बुद्ध की बायोग्राफी, सो इट इज अ हेजियोग्राफी एग्जाम्पल। टी पिताका, टी पिताका, टी मतलब होता है 3 एंड पिटाका मीन्स बास्केट, सो इट रेफर्स टू 3 बास्केट्स विच वर यूज्ड टू होल्ड 3 टाइप्स ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। सो एक आपकी है सूत पिटाका जिसमें बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैं, फिर आपका विनय पिटाका है जिसमें जो लोग मोनेस्ट्री में रहते थे, मॉन्क्स का किस तरीके का कंडक्ट होना चाहिए, किस तरीके का व्यवहार आचरण होना चाहिए, उसके बारे में बातचीत की गई है। एंड तीसरी आपकी अभिधम पिटाका जिसमें बुद्धिस्ट फिलोसॉफी की बातचीत हुई है। सो सूत पिटाका, विनय पिटाका, अभिधम पिटाका, ये टेक्स्ट जिन बास्केट्स में रखी गई, तो उसके पीछे इसका नाम आ गया 3 पिटाकास, है ना। इसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए वो है थर्स्ट और तन्हा। तो बुद्ध कहते हैं कि लाइफ में सफरिंग है, और इस सफरिंग के पीछे का जो मेन रीजन है वो है तृष्णा, तन्हा और थर्स्ट, कांस्टेंट क्रेविंग। हमें एक चीज मिलती, हम एक चीज को के लिए एस्पायर करते हैं, वो हमें चीज मिलती है, फिर हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, एंड वी वांट इवन मोर। सो ये जो कांस्टेंट क्रेविंग है इसको कहते हैं तन्हा या फिर थर्स्ट या तृष्णा, एंड दिस इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग एज पर बुद्धा। बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में कहा जाता है कि द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, अनिका, इट इज सोललेस, अनंत। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में निबाना शब्द भी बुद्धिस्ट फिलोसॉफी से जुड़ा हुआ है। निबाना इन पाली एंड संस्कृत में इसको कहते हैं निर्वाणा। इसका मतलब होता है सेसेशन ऑफ डिजायर्स, अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो आकांक्षाएं हैं, उनके ऊपर आपका कंट्रोल होना, कंट्रोलिंग योर सेंसेस। सो निबाना मीन्स सेसेशन ऑफ डिजायर्स, कंट्रोलिंग योर ईगो, योर सेंसेस, एनलाइटनमेंट। संघ, मोनेस्टिक ऑर्डर जो है उसको संघ कहते थे, और यहां पे जो रिनाउंसर्स होते थे, जो बुद्धिस्ट भिक्षु और भिकुनीज होते थे, है ना, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, उनको भिकु या भिकुनी कहते हैं। तो भिकुस वर मेल बुद्धिस्ट मॉन्क एंड भिकुनीज वर फीमेल बुद्धिस्ट मॉन्क। अब ये जो भिकुस और भिकुनीज हैं ये धम्म का प्रचार प्रसार करते थे, है ना, दे यूज्ड टू टीच धम्मा, और इन्हें थेरास एंड थेरीज भी कहा जाता था। तो थेरास मतलब मेल टीचर्स एंड थेरीज मतलब फीमेल टीचर्स। थेरी गाथा, थेरी गाथा बेसिकली रेफर्स टू अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट विच इज पार्ट ऑफ सूत पिटाका, एंड इसके अंदर आपको जो भिकुनीज ने काफी सारे कंपोजिशंस कंपोज किए उनका कलेक्शन मिलेगा। सो थेरी गाथा इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस कंपोज्ड बाय द भिकुनीज एंड इट इज पार्ट ऑफ सूत पिटाका। आपको यहां पे समन शब्द मिल रहा होगा, मैंने लेक्चर के शुरू में ही बताया आपको। दोज हु रिनाउंस्ड द वर्ल्ड एंड वर एसोसिएटेड विद द हेटेरोडॉक्स सेक्ट और नास्तिक स्कूल, जैसे कि बुद्धिस्ट या जैन मॉन्क्स। यहां पे आपको एक और टर्म देखने को मिल रहा होगा, एलियोट मार्बल्स। सो बेसिकली अमरावती के अंदर एक महाचैत्य था, बट 1854 में वॉल्टर एलियोट जो कि उस टाइम पे गुंटूर के कमिश्नर थे, यहाँ पहुंचे तो इट वाज इन रूइंस। बट यहाँ पे कुछ काफी सारे मार्बल के जो स्कल्पचर्स हैं वो इनको मिले जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थे। ये इनको अपने साथ ले गए मद्रास, और इसके पीछे इनका नाम पड़ गया इन मार्बल्स का, है ना, मार्बल स्कल्पचर्स का, एलियोट मार्बल्स। नेक्स्ट टर्म है आपका चारण चित्र। तो आपको पता होगा चारण का मतलब होता है स्टोरी टेलर्स। चारण मतलब होता है स्टोरी टेलर्स, और ये स्टोरी टेलर्स जो हैं ये कुछ स्क्रॉल्स कैरी करते हैं, और स्टोरी के साथ साथ में वो स्क्रॉल्स भी आपको दिखाते रहते हैं, पिक्चर्स भी आपको दिखाते रहते हैं। तो ये हो गया आपका चारण चित्र। बोधिसत्व, तो बेसिकली बोधिसत्व जो टर्म है ये आपके महायान बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, एंड बोधिसत्व उन कंपैशनेट बीइंग्स के लिए यूज किया जाता है जिन्होंने निबाना अचीव कर लिया है, एनलाइटनमेंट अचीव कर लिया, अपने सेंसेस को कॉन्कर कर लिया है, और वो चाहे तो आइसोलेशन में, मेडिटेशन में अपनी जिंदगी बिता सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, बट स्टिल दे चूज टू लिव अमंग द पीपल ताकि ये उनको गाइड कर पाए, अदर सेंटिएंट बीइंग्स को टुवर्ड्स मोक्ष।
अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है हिनयान और थेरावड़ा में। जब महायान बुद्धिज्म फिलोसफी आई तो उन्होंने जो ओल्डर ट्रेडिशन था बुद्धिज्म का उसको कह दिया हिनयान लेजर व्हीकल, कि इंडिविजुअल एजेंसी को यूज करते हुए अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं तो बहुत कम लोगों को मोक्ष मिलेगा। और खुद को उन्होंने महायान कहा। उन्होंने कहा कि अगर आप महायान फिलोसफी में विश्वास करते हैं तो यहां पे बुद्ध जो है ही इज गॉड, ये आपको साल्वेशन दिला सकते हैं, आपको इन रिचुअल्स को फॉलो करना होगा और इस तरीके से ज्यादा लोगों को एक साथ मोक्ष मिल सकता है और सफरिंग से छुटकारा। तो उन्होंने खुद को महायान या ग्रेटर व्हीकल कहा। बट जो खुद ओरिजिनल या ओल्डर ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म के फॉलोवर्स हैं वो खुद को थेरावड़ा कहते हैं या थेरावादीन्स कहते हैं, यानी कि दोज हु फॉलो द पाथ ऑफ ओल्ड रिस्पेक्टेड टीचर्स, थेराज। अभी हमने थेरा और थेरी डिस्कस किया था। यहां पे आपको अयुद्ध एक और टर्म देखने को मिल रहा होगा। सो जो हमारे देवी देवताओं से जुड़े हुए वेपन्स या ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम अयुद्ध कहते हैं। जैसे हम कहते हैं इंद्र से जुड़ा हुआ है वज्र, ठीक है। सो अयुद्ध इज द वेपन और द ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स दैट द डेटीज होल्ड इन देयर हैंड्स। आपका संगम पीरियड जो है और जो आपके सदर्न किंगडम्स है उनमें जो लोकल असेंबलीज थी उनसे जुड़े हुए 3 शब्द हैं। तो 3 टाइप की असेंबलीज आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगी। एक है सभा, दूसरी है उर और तीसरी है नगरम। सो सभा वो विलेज असेंबलीज होती थी जो आपके अग्रहाराज या जो ब्राह्मणिक सेटलमेंट्स हैं उनमें मिलती थी। आपको उर जो है ये वो विलेज असेंबलीज हैं जो उन विलेजेस में होती थी जहां पे नॉन ब्राह्मणिक सेटलमेंट्स हैं। नगरम जो है ये बेसिकली आपके मर्चेंट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन था और आपकी जो टाउन्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड। एंड आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि काफी सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने डिस्कस किए। कंप्लीट एनसीईआरटी आपकी टर्मिनोलॉजी के रिस्पेक्ट में कंप्लीट हो गई है क्लास 6th और क्लास 12th की। एंड जैसे मैंने कहा है, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट एंड थैंक यू सो मच।